Students, good morning. This is Dr. Harman Singh Chauhan and you are watching my channel K for Chemistry. Today we are going to study ionic solids. Now what is ionic solids and what are ionic bonds? These are the topics today we are going to study. So we start आयनिक सॉलिड्स के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, आयनिक सॉलिड्स हम उनको कहते हैं जिनमें आयनिक बॉन्ड होता है। और आयनिक बॉन्ड किस तरह से होता है कि प्लस चार्ज और माइनस चार्ज जब आपस में मिलते हैं तो उनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स होगा तो उसमें उनके बीच में आयनिक चार्ज आएगा। अब यहाँ सवाल यह है कि दो हैं, एक एक मेटलिक फॉर्म में है और एक मेटल और एक नॉन मेटल है। अब इनके बीच में बॉन्ड बनने के क्या तरीके हैं? कोई भी जो रिएक्शन होती है वो रिएक्शन इस तरह से होती है कि एक एटम है, उसके पास आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कुछ इलेक्ट्रॉन है, तो वो जो इलेक्ट्रॉन है उसको अपना अष्टक मतलब ऑक्टेंट कंप्लीट करने का होता है। वो अपना अष्टक कंप्लीट करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन लेगा या इलेक्ट्रॉन देगा। अगर वो इलेक्ट्रॉन लेता है, नॉन मेटल है, वो इलेक्ट्रॉन लेगा तो जितने इलेक्ट्रॉन लेगा उसके अकॉर्डिंग उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और वो अगर इलेक्ट्रॉन देगा तो जितने इलेक्ट्रॉन देगा उसके अकॉर्डिंग इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होगा तो इससे बनेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स, और उससे जो मॉलिक्यूल बनेंगे इसको हम कहेंगे आयनिक मॉलिक्यूल। तो ये इनके बीच का बॉन्ड है। ऐसा भी हो सकता है कि दो जो एटम है दोनों को इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो ही ना, और दोनों को इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, उन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो शेयरिंग वाला बॉन्ड बनेगा। इलेक्ट्रॉन का वो शेयरिंग करेंगे तो इससे जो बॉन्ड बनेगा उसको हम कहेंगे कोवलेंट बॉन्ड। इसके अलावा एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी होता है। वो बॉन्ड ऐसा कहता है कि एक के पास इलेक्ट्रॉन फुलफिल है और दूसरे के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। मतलब एक को तो इलेक्ट्रॉन की कोई आवश्यकता, मतलब डोनेट करने की और लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, और दूसरे को इलेक्ट्रॉन को लेने की आवश्यकता है। तो ऐसे स्थिति में वो जो एटम है वो डोनर का काम करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनर का। वो उसको उसकी आवश्यकता के अनुसार इलेक्ट्रॉन दे देगा और वहाँ वो काउंट हो जाएंगे, और इस तरह से जो वो जो वर्क करेगा इसका अपन कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो हम आते हैं अपने पहले वाले स्ट्रक्चर पर, आयनिक बॉन्ड पर। तो आयनिक बॉन्ड इस तरह से बनता है। एक है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, एक या दो इलेक्ट्रॉन जितने भी डोनेट करके वो अपना अष्टक कंप्लीट करता है और कैटायन बन जाता है। और दूसरा जो एटम है, दूसरा जो एलिमेंट है, वो इलेक्ट्रॉन को लेकर गेन करके वो अपना अष्टक कंप्लीट करता है। तो जैसे वो इलेक्ट्रॉन लेगा तब वो बन जाएगा एनायन। अब इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन होने से इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स होगा जिससे अपन कहेंगे आयनिक बॉन्ड। अब ये जो आयनिक बॉन्ड है इसमें जो मैग्नेटिक लाइंस होती हैं वो प्लस चार्ज से निकल कर माइनस चार्ज की तरफ जाती है। मतलब प्लस चार्ज से मैग्नेटिक लाइंस निकलेंगी और नेगेटिव चार्ज के ऊपर जाएंगे। नेगेटिव चार्ज हमेशा मैग्नेटिक लाइन को रिसीव करेगा और प्लस चार्ज हमेशा मैग्नेटिक लाइंस को निकालेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्लस चार्ज है या नेगेटिव चार्ज, इसमें मैग्नेटिक लाइंस चारों दिशाओं में से निकलेंगी और चारों दिशाओं से रिसीव होंगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स है, ये स्टैटिक फोर्स का है या आयनिक बॉन्ड्स का है, ये नॉन डायरेक्शनल है। इस तरह से ये नॉन डायरेक्शनल है। और जो नॉन डायरेक्शनल होगा, जिसकी सभी दिशाओं के अंदर जो वर्क करेगा वो जो है वो वीक होगा। इसलिए जो आयनिक कंपाउंड है उसको जब भी हम पानी में डालते हैं तो पानी में डालते ही वो डिजोल्व हो जाते हैं। डिजोल्व इसलिए आते हैं क्योंकि जो पानी है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा होने के कारण जैसे उसमें डालेंगे तो उसके बीच का जो आयनिक बॉन्ड है सॉलिड का वो टूट जाएगा। जैसे माना NaCl को जैसे पानी में डाला, Na और Cl के बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स है वो पानी के जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उससे बहुत कम है। कम होने के कारण वो टूट जाता है और वो जो है वो NaCl उसमें डिजॉल्व हो जाता है। अब हम ये स्टडी कर रहे हैं कि कोई भी जो आयनिक कंपाउंड है, आयनिक सॉलिड है, उसको जो घेर के रखते हैं दूसरे अपोजिट आयंस, वो किस तरह से घेर के रखते हैं और रेडियस रेशियो क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, इस बारे में हम स्टडी करना चाह रहे हैं। तो अब आप देखिए कि आयनिक जो सॉलिड है वो ऐसा कहता है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। आयनिक सॉलिड में इस तरह से होता है कि जो एक कैटायन है उसको कई
एनायन उसको चारों तरफ से घेरे हुए रहते हैं। इसी प्रकार एक एनायन है, उसको कई जो है वो कैटायन चारों तरफ से घेरे हुए रहते हैं। जैसे माना NaCl को हमने पानी में डाला तो उसको उसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के कारण उसका बॉन्ड टूट जाएगा, Na+ अलग हो जाएगा, Cl- अलग हो जाएगा। अब Na+ को कई मॉलिक्यूल जो है वो H2O के घेर लेंगे, Cl को भी कई मॉलिक्यूल H2O के घेर लेंगे, और इस तरह से एक जो हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अब जैसे NaCl है, सॉलिड स्टेट की भी अगर बात करें तो Na+ को कई Cl चारों तरफ से घेर के रखते हैं, ऐसे Cl को कई Na+ चारों तरफ से घेर के रखते हैं। तो जितने अपोजिट आयन उसको घेर सराउंडिंग में रहते हैं वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। जैसे माना Na+ है, उसको 6 Cl- जो है वो घेर के रखते हैं, तो उसे Na+ का जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। ऐसे Cl को 6 Na+ घेर के रखते हैं, इसलिए उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। अब ये 6 कैसे आया, और 6 ही क्यों घेर कर रखते हैं, 4 घेर कर क्यों नहीं रखते, 8 घेर कर क्यों नहीं रखते? किसी के अंदर 4 जो है वो कैटायन एनायन को घेर कर रखते हैं, 4 एनायन कैटायन को घेर कर रखते हैं, तो उनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। तो ये 4 6 कोऑर्डिनेशन नंबर किस तरह से आता है? तो इसमें आप देखिए कि एक होता है रेडियस रेशियो। रेडियस रेशियो जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। रेडियस रेशियो से ही हम कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं, और कोऑर्डिनेशन नंबर से ही हम किसी भी आयनिक सॉलिड का ज्योमेट्री या स्ट्रक्चर डिटरमाइन करते हैं। इसलिए रेडियस रेशियो इज वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर। रेडियस रेशियो क्या होता है? रेडियस ऑफ कैटायन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ एनायन। किसी भी जो आयनिक मॉलिक्यूल है उसका कैटायन की रेडियस में एनायन की रेडियस का डिवाइड करेंगे तो जो आएगा उसे हम कहेंगे रेडियस रेशियो, RR। अब इसमें देखिए, जैसा कि बताया गया है कि आयनिक क्रिस्टल को स्टेबल बताने के लिए, उसकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए रेडियस रेशियो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रेडियस रेशियो से हमको ये पता चलेगा कि कौन सा कैटायन के साथ कौन से एनायन को अगर हम जोड़ें तो वो जो आयनिक क्रिस्टल है या आयनिक सॉलिड है वो स्टेबल होगा या नहीं होगा। इस तरह से जो है हम इसको देख रहे हैं, और उसमें जो बॉन्ड बनेगा वो किस तरह का बनेगा, वो सही बॉन्ड होगा नहीं होगा, तो इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। इस कंसेप्ट को हम स्टडी करने के लिए हमने इसमें पहले ये देखते हैं कि ये जो फार्मूला है, ये जो फार्मूला हमने इसमें ये बता रखा है, ये फार्मूले की हम चर्चा कर रहे हैं। अब इस फार्मूले में देखिए, अगर रेडियस एनायन के रेडियस को अगर हम बढ़ाते हैं तो बढ़ाएंगे तो क्या होगा, रेडियस रेशियो जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब अगर कोई आयनिक सॉलिड है उसमें एनायन का अगर साइज बढ़ा दें, कैटायन का साइज वही रखें, तो ऐसी स्थिति में रेडियस रेशियो कम हो जाएगा। इसी प्रकार हम एनायन का साइज को कांस्टेंट रखें और कैटायन के साइज को बढ़ाएं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, रेडियस रेशियो जो है वो बढ़ जाएगा। चलिए अब हम दूसरा पेज को स्टडी करते हैं। वो पेज क्या कहता है, वो ये कह रहा है। इसके बाद भी हम एक और इसमें ये देखें, एक स्ट्रक्चर ये है टेबल। इस टेबल को आप देखेंगे तो देखिए, ये रेडियस रेशियो की एक रेंज होती है। 0 से 0.155 तक का अगर जो है रेडियस रेशियो होता है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 2, और कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा तो ज्योमेट्री होगी लीनियर, इस तरह से। और अगर रेडियस रेशियो होता है 0.155 से 0.225, तो ऐसी स्थिति में कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 3, और ज्योमेट्री होगी ट्राइंगुलर प्लेनर। इसी प्रकार 0.225 से 0.414 होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4, और ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल। इसी प्रकार ऑक्टाहेड्रल और बॉडी सेंटर्ड BCC क्यूबिक स्ट्रक्चर आएगा। अब इसमें ऐसा है कि अगर रेडियस रेशियो चेंज हो रहा है तो उसी के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेशन नंबर होगा और उसी के अकॉर्डिंग ज्योमेट्री आएगी। क्योंकि अगर इसके अलावा अगर कोई ज्योमेट्री बैठती या कोऑर्डिनेशन नंबर हम सेट करने की कोशिश करेंगे तो वो जो आयनिक सॉलिड है वो अनस्टेबल होगा। जैसे कि माना आयनिक रेडियस जो है वो आ रही है 0.155 से 0.225 की रेंज के बीच में आ रही है, तो ऐसी स्थिति में वो कोऑर्डिनेशन नंबर कैटायन का या एनायन का होगा 3, और ज्योमेट्री उसकी आएगी ट्राइंगुलर प्लेनर। अगर हम जबरदस्ती उसमें 4 कोऑर्डिनेशन नंबर लगाने की कोशिश करेंगे तो वो स्थिति जो है वो अनस्टेबल हो जाएगी, या 2 रखने की कोशिश करेंगे तो स्थिति अनस्टेबल हो जाएगी। ये है। अगर हमको कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कराना है तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि उसका जो कैटायन है उसका साइज बढ़ा दें, या बड़े साइज वाला कैटायन रख दें। बड़े साइज वाला कैटायन रखेंगे तो अपने आप जो है वो
रेडियस रेशियो बढ़ जाएगा और वो 0.225 से 0.4 की रेंज में आ जाएगा। उस रेंज में आते ही इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा और ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल हो जाएगी। चलिए, तो ये टेबल कह रही है। अब इसके बाद हम स्टडी करें ये हाँ, इस स्ट्रक्चर को देखिए, 3 स्ट्रक्चर हैं इसमें। इसमें ए, बी और सी। अभी दिखने में तो सारे नॉर्मली दिख रहे होंगे, लेकिन पहली स्थिति को अगर हम देखें तो इसमें क्या है कि ये ए के अंदर बता रखा है मोस्ट स्टेबल। मोस्ट स्टेबल इसलिए है क्योंकि इसमें जो बीच में कैटायन है उसका चारों एनायन के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट है, टच हो रहा है। एनायन और कैटायन जो है वो आपस में टच हो रहा है। तो चारों एक कैटायन है, चारों एनायन के साथ टच हो रहा है। अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा है, रिपल्शन कुछ भी नहीं है। तो ऐसे स्थिति में इसको अपन ने मोस्ट स्टेबल कहा है। रिपल्शन इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें एनायन एनायन जो है वो आपस में टच नहीं हो रहा है, इसलिए इसमें रिपल्शन कुछ भी नहीं है। और अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा है, इसलिए इसको हमने स्टेबल कहा है। अब दूसरी स्थिति जो है बी स्टेट, इसमें क्या हो रहा है, स्टेबल अप टू लिमिट, एक लिमिट तक है स्टेबिलिटी। इसमें जो है वो कैटायन चारों एनायन को टच कर रहा है, तो अट्रैक्शन भी है। और चारों एनायन जो है वो आपस में भी एक दूसरे को टच कर रहे हैं, इसका मतलब इनमें रिपल्शन भी है। और ये जो रिपल्शन भी है और अट्रैक्शन भी है। और रिपल्शन और अट्रैक्शन जो है वो इन्होंने एक दूसरे को क्या कर रखा है, बैलेंस कर रखा है, इसलिए लिखा हुआ है स्टेबल अप टू लिमिट। दोनों एक दूसरे को बैलेंस है। स्थिति सी जो है वो ये कह रही है कि इसमें जो है एनायन एनायन तो आपस में टच कर रहे हैं, इसका मतलब एनायन एनायन के टच करने से रिपल्शन तो इनमें है, लेकिन कैटायन जो है वो एनायन को टच नहीं कर रहा है। जब कैटायन एनायन को टच नहीं करेगा, इसका मतलब इनमें जो है वो अट्रैक्शन तो नहीं है, अट्रैक्शन इनमें नहीं है, रिपल्शन ज़्यादा है। ऐसे स्थिति में क्या होगा, अनस्टेबल होगा। अब इसमें अपन को देखा जाए तो कौन सी स्थिति सही है। पहली स्थिति मोस्ट स्टेबल, सी है अनस्टेबल, बी है स्टेबल अप टू लिमिट। तो स्थिति सही कौन सी होगी, स्थिति जो सही होगी स्ट्रक्चर फॉर्म करने के लिए बी स्थिति होगी, क्योंकि उसमें जो अट्रैक्शन है, टोटल अट्रैक्शन को टोटल रिपल्शन ने बैलेंस में ला रखा है। तो वो ना ज़्यादा अट्रैक्शन ना ज़्यादा रिपल्शन, इसलिए ये वाली स्थिति जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल स्थिति कहलाएगी आयनिक स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए। यहाँ पर जो उसका रेडियस रेशियो होगा वो इसका शो करेगा कि ये जो है वो इसमें 4 कोऑर्डिनेट नंबर इसके होने चाहिए। अब इसमें देखिए कि ये कोऑर्डिनेशन नंबर अगर इसका 4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 4 है, तो ये लिमिट जो है वो इसकी आएगी, इसकी अलग लिमिट है। 4 नंबर का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा तो 0.225 से 0.414 वाली लिमिट में जाएगा ये। इस तरह से स्थिति है। अब एक डायग्राम और आ रहा है इसके अंदर, इस डायग्राम को आप देखिए, ये वाला डायग्राम जो मैं बताने जा रहा हूँ। इस डायग्राम में देखिए जो कैटायन है उसके साइज को हमने धीरे धीरे कम किया है। देखो कैटायन का साइज है, ए में कैटायन बड़ा है, बी में और छोटा है, सी में और छोटा कर दिया हमने। एनायन का साइज उतना का उतना ही रखा है, लेकिन कैटायन का साइज छोटा कर दिया। रेडियस रेशियो में अगर कैटायन का साइज छोटा करेंगे तो क्या होगा, और उसका जो रेडियस रेशियो है वो भी छोटा हो जाएगा, वो भी कम हो जाएगा। देखिए रेडियस रेशियो भी कम हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में, पहली वाली स्थिति में क्या है, एनायन से कैटायन तो टच कर रहा है लेकिन एनायन एनायन टच नहीं कर रहे, तो अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा है, तो मोस्ट स्टेबल हो गया। दूसरी स्थिति में जो है बहुत छोटा हो गया कैटायन, छोटा होने से क्रिस्टल स्टेबल हो सकता है क्योंकि एनायन एनायन टच कर रहे हैं और शायद थोड़ा थोड़ा सा जो है वो भी टच कर रहा है, एनायन के साथ कैटायन भी टच कर रहे हैं। लेकिन थर्ड स्थिति के अंदर कैटायन इतना छोटा हो गया कि कैटायन और एनायन तो टच ही नहीं कर रहे, सिर्फ एनायन एनायन टच करे, इसलिए ये स्थिति अनस्टेबल की हो गई। सी अनस्टेबल, ए बहुत ज़्यादा स्टेबल और बी जो है अंडर लिमिट में है, ये क्रिस्टल कैन बी स्टेबल। इसलिए ये जो सी स्थिति है ये सही मानी जाएगी आयनिक क्रिस्टल के लिए। और जहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर इसका है 3, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 3 रखना है ये वाली स्ट्रक्चर में तो अपन को ये जो कैटायन उसका साइज ये रखना पड़ेगा। कैटायन का साइज ए वाला रखें या कैटायन का साइज सी वाला रखें, तो फिर यहाँ पर वो जो है वो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 वर्क नहीं करेगा। चले आगे आगे चलते हैं हम। ये जो है टेबल आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं। अब इसमें देखिए इस टेबल के अंदर, और ये जो स्ट्रक्चर बना रखा है इस स्ट्रक्चर में आप देखेंगे, ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसमें देखो कैटायन का साइज अपने कांस्टेंट रख रखा है,
लेकिन एनायन का साइज बढ़ा रखा है। तो पहली स्थिति में देखो, पहली स्थिति में हमने कैटायन का साइज तो वो का वही है, लेकिन एनायन का साइज बहुत ज़्यादा छोटा है। तो ऐसी स्थिति में कैटायन एनायन तो टच कर रहे हैं, लेकिन एनायन एनायन टच नहीं कर रहे। ऐसी स्थिति में अट्रैक्शन तो ज़्यादा है, लेकिन जो रिपल्शन है वो मिनिमम है, कुछ भी नहीं है रिपल्शन। तो ऐसी स्थिति में अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है। सी स्थिति में देखें हम, तो सी स्थिति में क्या है कि एनायन का साइज इतना बड़ा कर दिया हमने कि एनायन एनायन तो टच कर रहे हैं, लेकिन कैटायन और एनायन टच ही नहीं कर रहे। तो ऐसी स्थिति में रिपल्शन बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन अट्रैक्शन कुछ भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ये तो अनस्टेबल हो गया है। बी वाले में देखें, बी वाले में जो है एनायन का साइज इतना है कि वो एनायन एनायन आपस में भी टच कर रहे हैं और वो कैटायन से भी टच कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, रिपल्शन और अट्रैक्शन जो वो एक दूसरे के बराबर हो गए। तो ये इस लिमिट स्टेबिलिटी के लिमिट में आ गया ये, इसलिए ये वाली जो स्थिति है ये ज़्यादा स्टेबल कहलाएगी। इसी के अकॉर्डिंग जो है, अगर इसको अगर हम स्टेबल से एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो आप देखेंगे कि एनायन का साइज छोटा है। एनायन का साइज छोटा होने से क्या होगा, जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो बढ़ गया। एनायन का साइज छोटा होने से कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ गया। अब हमको अगर उस कोऑर्डिनेशन नंबर में जाना है, तो या तो कैटायन के साइज को बढ़ाओ या एनायन के साइज को हम कम करें। कैटायन के साइज को तो हम इसमें कांस्टेंट रखा हमने, तो हम ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में हमने एनायन के साइज को थोड़ा सा बढ़ाया। तो थोड़ा सा बढ़ाया तो बी स्थिति में आ गया। बी स्थिति में आते ही ये जो है वो स्टेबिलिटी आ गई और कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 4 हो गया। रेडियस रेशियो इसका 0.225 से 0.414 में आया, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ गया। और हमने इसका जो थर्ड वाली स्थिति में हमने और इसका जो है रेडियस रेशियो एन का इंक्रीज किया, तो एन का इंक्रीज करने से क्या हुआ, रेडियस रेशियो जो है वो कम हो गया। रेडियस रेशियो कम हो गया तो ऐसी स्थिति में ये अनस्टेबल हो गया। अब रेडियस रेशियो अगर कम हो गया है तो ये कौन सी स्थिति में जाएगा, रेडियस रेशियो कम होता ही ये ऊपर की तरफ जाएगा, ये टेट्राहेड्रल से ऊपर ट्रायंगुलर की तरफ जाने की कोशिश करेगा ये। तो अब हो सकता है ट्रायंगुलर वाली स्थिति के अंदर ये स्टेबल हो जाए, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 हो जाए। तो इस तरह से चलता है ये। अब हम आगे देखते हैं, ये एक और एक स्थिति बता रखी है। इस स्थिति में देखिए आप, जो ऊपर एक बीच में स्ट्रक्चर दे रखा है, ये स्ट्रक्चर ऐसा कह रहा है कि ये जो लिमिट है इसमें कैटायन एनायन को भी टच कर रहा है और एनायन एनायन आपस में भी टच कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में इसका रेडियस रेशियो आ रहा है 0.414, ए के अंदर शो कर रखा है ना 4 पॉइंट। ये इस स्थिति को देखो, जैसे हम इस वाले डायरेक्शन में आए तो इस डायरेक्शन में क्या आ रहा, मोर देन 0.414, मतलब रेडियस रेशियो इंक्रीज हो गया। रेडियस रेशियो इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, या तो कैटायन का साइज इंक्रीज हुआ है या एनायन का साइज डाउन हुआ है, इसी से रेडियस रेशियो इंक्रीज हुआ। अब अगर कैटायन का साइज इंक्रीज हुआ, जैसा इसमें दिखा रहा है, कैटायन का साइज इंक्रीज होते ही कैटायन और एनायन के बीच में तो टचिंग है, तो इनका जो है अट्रैक्शन तो ज़्यादा है लेकिन रिपल्शन कुछ भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति के अंदर इनका रेडियस रेशियो इंक्रीज है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें एनायन जोड़ने पड़ेंगे। जैसे ज़्यादा से ज़्यादा एनायन जुड़ेंगे तो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो बढ़ जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ते ही ये किस स्थिति में चला गया, ये इसका रेडियस रेशियो बढ़ गया और ये 0.732 में आ गया। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6.8 हो गया। यहाँ हम इधर की तरफ जाएं इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में क्या है, इसका रेडियस रेशियो है 0.414। अब जैसे हमने कैटायन का साइज छोटा किया, तो कैटायन का साइज छोटा होते ही रेडियस रेशियो इसका कम हो जाएगा। कम हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो है एन 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 के बीच में तो रिपल्शन है, लेकिन कैटायन एन एन के बीच में अट्रैक्शन है ही नहीं, क्योंकि साइज छोटा हो गया। अब तो साइज छोटा हो गया तो इनका जो है वो रिपल्शन बढ़ गया, तो ऐसी स्थिति में ये अनस्टेबल हो गया। अब इसको स्टेबल अगर हमको करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको जो एनायन है उसके साइज को छोटा करना पड़ेगा। एनायन के साइज को छोटा करेंगे तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि इसका जो है वो कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो कम हो जाए। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कम हो जाएगा। जहाँ 4 पे सेटिस्फाई हो रहा था, कैटायन का साइज छोटा होता है, इसमें 3 एनायन होने से ये सेटिस्फाई हो जाएगा, ये 4 होने से सेटिस्फाई हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में उसका कोऑर्डिनेशन नंबर डाउन हो जाएगा। यही स्थिति को हमने यहाँ पर भी एक्सप्लेन कर रखा है। तो अच्छा बच्चों, आज के टॉपिक में बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट टर्न पे एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।
और हाँ, मेरा जो चैनल है इसको आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको देखें। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट भी कर सकते हैं, जिससे हमको हमारा जो लेक्चर है उसको इम्प्रूव करने में ज़्यादा आसानी होगी। थैंक यू वेरी मच।